बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार से फिर स्वागत है आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल के ऊपर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में। तो मेरा ये जो टॉपिक है ये बेहद आसान है और बेहद कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बेटा अगर आप लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड समझते हो और आपने इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया और फिर क्वेश्चंस को करते हो तो ये आप लोगों के लिए बेहद आसान है। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस नॉलेज के बेस्ड बोले तो +1 की नॉलेज है या बीकॉम के पिछले चैप्टर्स में आप लोगों ने पिछली क्लासेज में डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा है, तो प्रीवियस नॉलेज के बेस्ड अगर आप लोगों ने इसको आसान समझ लिया और कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया तो ये आप लोगों के लिए बेहद कॉम्प्लिकेटेड बनने वाला टॉपिक है। तो आज इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर की, इस टॉपिक की जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस है उन सभी कॉम्प्लिकेशंस को हम दूर करने वाले हैं और आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। तो इस टॉपिक में जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं या बच्चे जिन चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं वो सारी की सारी हम आज एक्टिविटीज़ को दूर करने वाले हैं। तो चलिए बेटा आज की वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या रहता है मेनली, चाहे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं चाहे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, इन दोनों एक्टिविटीज में खास करके हमने ये देखना होता है कि जो कैश है उसका इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को, क्या इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, ठीक है। अभी बेटा इनके अंदर इनफ्लो एंड आउटफ्लो के अंदर क्या खास करके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कुछ ही आइटम्स हैं, चाहे वो फाइनेंसिंग है, उन आइटम्स को आपने याद कर लेना है, समझ लेना है अच्छे तरीके से, उसके बाद कुछ भी रहने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहला, पैसा हमें आएगा तो कहां कहां से आ सकता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। तो जितने भी कहने का मतलब फिक्स्ड एसेट्स होती हैं वो इसके अंदर काउंट करी जाती हैं। हमने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन का पहली वीडियो पढ़ी थी उसके अंदर ये जाना था कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर पूरी की पूरी एक बिजनेस की एक्टिविटीज को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है ना, तो उस प्रकार से। और इन्वेस्टिंग में हमने ये जाना था कि जितने भी बिजनेस की फिक्स एसेट्स हैं उनको इधर काउंट किया जाएगा एंड जितने भी लायबिलिटीज हैं या फिर हम जहां से फाइनेंस कर रहे हैं वो फाइनेंसिंग में चली जाएंगी, ठीक है। और जितने भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है वो ऑपरेटिंग में चली जाएगी, हो गया ना सर। तो चलिए अब देखिए पहला है कैश सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। जितने भी बिजनेस में फिक्स एसेट्स हैं अगर उनको बेचने से पैसा आया, डजंट मैटर हमने प्रॉफिट में बेचा या उसको लॉस में बेचा ना, तो जितना बेचने से पैसा आया वो कहाँ इनफ्लो में शो किया जाएगा, ठीक है। बोले तो इसको प्लस में शो किया जाएगा। हम अभी फॉर्मेट भी बना के इसका देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को इन आइटम्स को समझना जरूरी है। आगे देखिए कैश सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। हमने अगर हमारे बिजनेस का पैसा प्रॉफिट में से निकाल कर बाहर किसी भी कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स में या XYZ कहीं पे भी, चाहे वो लैंड खरीदा है, चाहे बिल्डिंग खरीदा है, चाहे हमने इन्वेस्ट किसी कंपनी के शेयर्स में किया हुआ है, डिवेंचर्स में किया हुआ है, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। अगर हमने उसको सेल कर दिया, सेल करने से अगर पैसा आ रहा है तो ठीक है वो प्लस हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, हमने डिवेंचर्स खरीदे हुए हैं किसी कंपनी के या किसी को पैसा उधार दिया हुआ है, लोन पे दिया हुआ है, तो वहां से अगर अपने को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो इधर कर देंगे। ये सारी प्लस की आइटम्स हैं, ठीक है। एंड जो आउटफ्लो हो रहा है कैश का ये सारी की सारी क्या है माइनस की आइटम्स होती हैं। चलिए आगे है डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर बेटा हम लोगों ने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, हमारे बिजनेस में से पैसा निकाल कर हमने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वहां पे हमें इंटरिम डिविडेंड मिल रहा है, चाहे हमें प्रपोज डिविडेंड बटा कोई सा भी डिविडेंड मिल रहा है, अगर वो रिसीव हो रहा है दैट विल आल्सो बी एडेड इन दीज एक्टिविटीज। क्लियर? तो चलिए अब जानते हैं आउटफ्लो ऑफ कैश कहाँ कहाँ होता है। अगर हम परचेज कर रहे हैं फिक्स एसेट्स को, ठीक है, क्या कर रहे हैं फिक्स एसेट्स को परचेज कर रहे हैं, तो कैश में परचेज किया। अगर हमने क्रेडिट पे परचेज किया उसको नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज को ऐड किया जाएगा जो कैश को इफेक्ट करती हैं, ठीक है, जिनकी वजह से बिजनेस में कैश या तो आ रहा है या तो जा रहा है। और क्रेडिट की एक्टिविटीज को या नॉन कैश एक्टिविटीज को हम बेटा इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है।
आगे है कैश परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट परचेज करी है और वो लॉन्ग टर्म है, नॉन करंट का मतलब क्या होगा, लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म है, उसको अगर हमने परचेज किया हुआ है और कैश उसके लिए पे किया है, दैट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन आउटफ्लो ऑफ कैश, और ये सारी की सारी हम माइनस कर देंगे। समझने वाली बात ये है कि सर हम इनको पता कैसे चलेगा कि हमने कैश ये परचेज किया है या सेल किया है, तो बेटा इसका हमें पता चलने वाला है बैलेंस शीट से। किससे? बैलेंस शीट से। हमें 2 सालों की बैलेंस शीट दी गई होगी, ठीक है। देखो हम कंपनी का यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो कंपनी के अंदर क्या होता है बेटा, वर्टिकल बनती है बैलेंस शीट भी, ठीक है। मैं ये हॉरिजॉन्टल बना रहा हूँ, टी शेप बना रहा हूँ, बैलेंस शीट ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 2 सालों का डेटा दिया गया होगा, ठीक है। इस प्रकार से 2 सालों का डेटा दिया होगा, चाहे वो शेयर्स दिए गए हैं, ठीक है ना, एंड चाहे वो इन्वेस्टमेंट दिया गया है, चाहे वो लाइबिलिटीज है, चाहे वो एसेट्स हैं, जो भी चीज़ दी गई है वो 2 सालों का डेटा दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया गया है 2017 का एंड यहाँ पे दिया गया है 2018 का। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये पता करना है उनकी ओपनिंग कौन सा होगा। 17 के अंदर जो दिया गया वो ओपनिंग बैलेंस माना जाएगा, चाहे वो एसेट्स है चाहे वो लाइबिलिटीज है, एंड 18 का जो दिया गया है ये क्लोजिंग बैलेंस माना जाएगा। तो हमने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को देखकर ये पता लगाना है कि क्या हमारी कोई भी बिजनेस में एसेट्स है या लायबिलिटीज है, सॉरी एसेट्स है, उनको परचेज किया गया है या सेल किया गया, ठीक है बेटा। चलिए, और अब हम जानते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट के बारे में। ये है फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसके अंदर क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोगों ने ये जो फॉर्मेट बनाना है, कैश फ्लो फ्रॉम स्टेटमेंट ऊपर लिखना है, ये सारी की सारी डिटेल और टोटल। मैंने बताया था ये जो 2 कॉलम बनाए जाते हैं ये डिटेल के लिए होता है, ये टोटल लिखने के लिए होता है, ठीक है, मेन आइटम्स को लिखने के लिए होता है। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 2 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अगर तो आप लोगों का कम मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपका अकेला अकेला आता है, जैसे कि ओनली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछ रहा है, या ओनली कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूछ रहा है। मोस्ट ऑफ +2 क्लास के अंदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टॉपिक पूछा गया है, ज्यादातर पूछा गया है 4 मार्क्स में। अगर 8 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तब आप लोगों का पूरा क्वेश्चन आएगा, उसमें ऑपरेटिंग भी आपको करना पड़ेगा इसी बोले तो फॉर्मेट में, एंड आफ्टर दैट इन्वेस्टिंग भी करना होगा एंड फाइनेंसिंग भी करना होगा। लेकिन घबराइए नहीं, वो क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा आइटम्स नहीं दी होती, हर बोले तो एक्टिविटी की कुछ आइटम दी गई होती है, तो वो क्वेश्चन मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान रहते हैं, ठीक है। तो चलिए, पहली आइटम परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। हमने बोला था ना कि कुछ हमारी कैश इनफ्लो की आइटम थी, कुछ आउटफ्लो की आइटम थी। कैश आउटफ्लो के आइटम को हम माइनस करेंगे एंड कैश इनफ्लो के आइटम्स को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो मैंने सबसे पहले लिखा है परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स हो रहा है तो क्या होगा, हमारे से पैसा जा रहा है तो उसको हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट में लिखा है तो माइनस है ये, ठीक है, ब्रैकेट का मतलब माइनस है। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स तो ये प्लस में आ जाएगा। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स माइनस में, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स ये प्लस में आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव हमें हुआ है तो प्लस हो जाएगा, एंड डिविडेंड रिसीव अगर हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इनको टोटल करने के बाद में अगर तो प्लस में आता है तो क्या लिखा जाएगा, नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर आंसर माइनस में आता है तो लिखा जाएगा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये हमारा परफॉर्मा है इसका। और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं इस एक्टिविटी के बारे में कि किस प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस आप लोगों को क्वेश्चंस में आ सकती हैं, या किस प्रकार की स्टेटमेंट के बारे में वो बात कर सकता है, ठीक है। तो चलिए बेटा हम समझते हैं कि किस प्रकार से इसके क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो इन क्वेश्चन को करने से पहले अपने कुछ छोटी सी चीज समझनी है, क्योंकि बात करी जा रही है फिक्स एसेट्स की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। तो जो फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाया जाएगा वो किस प्रकार से बनाया जाता है, उसको बनाने के हमारे यहाँ पे 2 मेथड हो सकते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट है, ये क्या लिखा है, प्रिपरेशन ऑफ फिक्स एसेट्स अकाउंट। कैसे? फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ फिक्स अकाउंट एसेट्स अकाउंट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस, एंड सेकंड वन इज preparation of fixed assets account on written down value basis।
आप लोगों ने +1 क्लास के अंदर या फिर बीकॉम के फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने डेप्रिसिएशन चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा। अगर वो चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। बेटा ये जो फर्स्ट पॉइंट है, प्रिपरेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन के अंदर अगर हमारा जो फिक्स एसेट्स अकाउंट दिया गया है, मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मतलब ट्रक वगैरह दिया होगा, कुछ भी दिया होगा XYZ, वो उसकी वैल्यू दी गई है, प्लस में क्वेश्चन के अंदर अलग से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और कौन सा, वो इसको और नाम क्या होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कुछ भी बोल सकते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया, अलग से दिया गया है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये अलग है और ये अलग है, और ऐसी सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे, दोनों के अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी लिया हुआ है और ये इस फर्स्ट पॉइंट को समझाने के लिए लिया हुआ है, सेकंड पॉइंट को समझाने के लिए मैं एक अलग से और यहाँ पे क्वेश्चन रखा, तो इसको समझाएं। तो इसमें क्या रहेगा बेटा, फिक्स एसेट्स अकाउंट अलग बनने वाला है एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बनने वाला है। ये फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाएंगे हम ताकि हमें ये पता चल सके कि बिजनेस के अंदर कितनी फिक्स एसेट्स को परचेज किया गया है या फिर कितना सेल किया गया है, एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से हमें ये पता चलता है कि क्या बिजनेस के अंदर डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स के ऊपर कितना हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस क्वेश्चंस को या इस टॉपिक को करने के लिए मैं प्राची पब्लिकेशन की बुक को यूज कर रहा हूं। हालांकि इन्होंने हमें कोई स्पॉन्सर नहीं किया है, बच्चे समझे कि इन्होंने स्पॉन्सर किया होगा पब्लिकेशन ने, नहीं, लेकिन ये एक नया पब्लिकेशन है और इनकी जो जिस प्रकार से इन्होंने किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेनेशन दिया है वो बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, तो इसीलिए बुक मेरे को ये अच्छी लगी और ये टॉपिक आप लोगों को मैंने प्राची पब्लिकेशन में से समझाया। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मैं फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाऊंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। ठीक है, और मैं टी शेप अकाउंट बनाऊंगा। देखिए बेटा, ओपनिंग बैलेंस कौन सा माना जाएगा, इसका ओपनिंग बैलेंस माना जाएगा दिस वन, क्लोजिंग माना जाएगा दिस वन। ठीक है ना, 1 अप्रैल 2017 को या 18 वाला क्लोजिंग है, तो इसको एज इट इज लिख लीजिए। तो ओपनिंग बैलेंस है तो इधर लिखा जाएगा डेबिट साइड, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, टू बैलेंस बॉटम बीडी, कितना आ जाएगा बेटा, 1,60,000। क्लोजिंग को किधर लिखूंगा, क्रेडिट साइड में लिखूंगा। ठीक है, इधर डेबिट इधर, चलिए तो इधर क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस सीडी कैरी डाउन हाउ मच, 1,90,000। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद मैं क्या बनाता हूँ, चलो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन और दिए नहीं गई है इन क्वेश्चन में, मैंने बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक उठाया है ये। अभी क्या होगा पता लगाने के लिए कि हमने परचेज किया या सेल किया है, तो दोनों का देखो कौन सी साइड ज्यादा, क्रेडिट साइड ज्यादा, तो इसको नीचे लिख लीजिए 1,90,000 और इसको सामने ले आइए 1,90,000 और इसमें से डिडक्ट करने के बाद में 30,000 की जो अमाउंट आ गई है वो क्या है, हमारा बैलेंसिंग फिगर है। और इस तरफ हम क्या लिखा करते हैं डेबिट साइड में, इधर हम लिखा करते हैं परचेज, और अगर कोई बिजनेस में सेल करी हो तो इधर लिखा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट, और क्या लिखूंगा, बीइंग परचेज एंड बैलेंसिंग फिगर। क्या है ये, बैलेंसिंग फिगर है बेटा ये। चलिए निकल के सामने है। अभी मैं बनाऊंगा इसका अकाउंट, अलग से बनेगा ये, तो इसका अकाउंट मैं यहाँ बना रहा हूँ। क्या है ये, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका कैसे बनने वाला है, अच्छा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, सॉरी ये प्रोविजन होते हैं, ये हमारे लिए क्या होते हैं, हमारे लिए ये लायबिलिटी मानी जाती है, क्योंकि ये प्रोविजन है एक प्रकार का, प्रोविजन हमारे लिए लायबिलिटी मानी जाती है। लायबिलिटी का हमेशा कौन सा होता है बैलेंस, क्रेडिट से उसको शुरू किया जाता है, तो क्रेडिट से शुरू करेंगे तो किधर आ जाएगा बेटा, सॉरी ये थोड़ा सा हो गया, इधर लिखेंगे एंड इधर लिखेंगे और यहाँ। चलिए तो क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस दिस वन 46, तो इसको यहाँ लिखा जाएगा 46,000 को किस नाम से, बाय बैलेंस बॉटम, और टू क्या आ जाएगा, बैलेंस
C2 कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 58,000। कौन ज्यादा, ये ज्यादा, ये तो इसको नीचे लिख लीजिए 58,000 एंड इसको इधर लिख लीजिए 58,000 और इसमें से इसको डिडक्ट कर दीजिए, कितना आ गया जी 12,000। तो ये क्या हो गया हमारा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और ये क्या है बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है बेटा, क्या है मतलब इस साल के दौरान ये जो 17-18 ईयर है इसमें हम डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर रहे हैं 12,000 और इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर इस डेप्रिसिएशन को कहाँ लिखा जाएगा, एक तो लिखा जाएगा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हम एडजस्टमेंट करते हैं ना वहां पे ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और बस मेनली वहीं पे आएगा। और अभी इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमें क्या चाहिए, क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हमें ये देखना है कि फिक्स एसेट्स को परचेज किया है या सेल किया है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें ये पता चल रहा है कि हमने परचेज किया 30,000, तो 30,000 को माइनस में हम लिख देंगे। ठीक है, अगर कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो मैं ये मान के चलूंगा कि आंसर क्या आया है नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 30,000। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम करके देखते हैं, वो है सेकंड इस मेथड के द्वारा प्रिपरेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो मैं इसको रब कर लेता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो बेटा आप प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप लोगों का सहयोग हमें बहुत मिल रहा है क्योंकि हर रोज हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं और यही चीज़ हमें मोटिवेट करती रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए यूजेबल और इम्पोर्टेंट वीडियोस बना बना के आप लोगों को सेंड करते रहें। हमारा भी भला और तुम्हारा भी भला। हमारा क्या भला भैया कि हमें देखो इज्जत मिल रही है, आप कह रहे हो जी सर हैं पढ़ा रहे हैं इतना अच्छा, इससे हमें बढ़ के और क्या है। ठीक है ना, समाज का भला हो रहा है और इसी में हमारा भला होता है। एक अच्छा अगर समाज देखने को हमें चारों तरफ मिलता है तो उससे बढ़ के एक टीचर के लिए और कुछ भी नहीं होता बेटा। चलिए नेक्स्ट वन है हम लोग इसके लिए मैं एक क्वेश्चन देख रहा हूं। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है फर्नीचर दिया गया है, कितना दिया गया है फर्नीचर है, फर्नीचर ये 1/4/18 को दिया गया है 40,000 40,000 एंड फर्नीचर दिया गया है 31 मार्च 19 को और ये दिया गया है 60,000 और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा गया है डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम ऑन फर्नीचर। ठीक है जी, चलिए ये इसमें क्वेश्चन दिया गया है। अभी देखिए ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करो। जैसा कि इन टॉपिक्स में बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि वो डेप्रिसिएशन जो लिखना होता है उसको उनको पता नहीं चलता कि कहाँ लिखना है। जैसे कि अभी हमने एक क्वेश्चन किया था उसमें जो 12,000 का जो डेप्रिसिएशन आया था वो डेप्रिसिएशन हमने कहाँ लिखा था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखा था ना, हमने उसको एसेट्स अकाउंट में तो नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये रूल है कि जब हम एसेट्स अकाउंट अलग बना रहे हैं एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बना रहे हैं तो डेप्रिसिएशन कभी भी एसेट्स अकाउंट में नहीं लिखा जाता, हमेशा वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट उसकी दी होती है वही हमने पूरा साल रखनी होती है। अगर हमें रिटन डाउन वैल्यू के ऊपर बेसिस पे हम लोगों ने एसेट्स को काउंट करना है तब हमारा एक ही अकाउंट बनता है, एसेट्स अकाउंट बनता है और उसी के अंदर हम लोग उसको डिडक्ट करते चले जाते हैं। किसको जी, डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करते चले जाते हैं, है ना। ओपनिंग में लिखेंगे जो परचेज किया है या बैलेंस बीडी और फिर क्लोजिंग में क्या लिखते हैं हम लोग उसका डेप्रिसिएशन कितना हुआ डिडक्ट करने के बाद में जो बैलेंस शीट बच गया फिर उसको ओपनिंग बना लेते हैं और फिर उसको डेप्रिसिएशन से घटा देते हैं। तो हर साल हमारी घटती चली जाती है वैल्यू एसेट्स की। और लेकिन अगर जो ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस होता है उसके अंदर क्या होता है, हमेशा सेम वैल्यू रहती है हर साल एसेट्स की, लेकिन जिस साल उसको बेचा जाता है तभी हमारा ये क्या होता है, हमें पता चलता है कि उसको क्या किया गया, परचेज किया गया, सॉरी उसकी डेप्रिसिएशन कितना था उस अमाउंट के ऊपर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें अपने किस प्रकार से करेंगे,
सबसे पहले एक ही अकाउंट बनना है क्योंकि फर्नीचर अकाउंट, तो मैं यही बना लेता हूँ जी, फर्नीचर अकाउंट बनेगा। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट टी शेप अकाउंट बनने वाला है। दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। चलिए ओपनिंग बैलेंस कौन सा इसमें 40,000 इधर आएगा, इधर आएगा 40,000। क्या लिखेंगे हम लोग, टू बैलेंस बॉट डाउन, कैरी डाउन क्या आएगा, बाय बैलेंस सीडी हाउ मच 60,000 इधर आ जाएगा। अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे कौन से अमाउंट में करोगे, ओपनिंग भी किया जाता है हमेशा। 10% करना है तो कितना आ जाएगा बेटा, और इसको इधर लिखा जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना है जी 10%। ठीक है, ऑन इट्स वैल्यू कितना है 4,000 आ जाएगा, आ गया। अभी क्या है, ये ज्यादा क्या ये ज्यादा, बोलिए तो ये ज्यादा, इनको नीचे लिख लीजिए 64,000 और इसको नीचे लिख लीजिए 64,000। इसमें से इसको डिडक्ट कर दीजिए, कितना आ गया बेटा, ये आ गया जी 24,000। 24,000 इधर आया और बैलेंसिंग फिगर है, हिडन वैल्यू है ना, ये पता नहीं था हमें पहले। तो ये क्या चीज है, ये परचेज है, तो क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट और क्या आ जाएगा बीइंग परचेज एंड दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। क्या है ये बैलेंसिंग फिगर। ठीक है बेटा, क्या ये समझ में आ गया। इससे रिलेटेड अपने एक और क्वेश्चन करते हैं जो आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने खुद इसको प्रैक्टिस करके देखनी है। तो चलिए बेटा एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं, जिसके अंदर कुछ और कॉम्प्लिकेशन दी गई है थोड़ी सी, और वो किस प्रकार से आप लोग सॉल्व करोगे उसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दी गई है, ओपनिंग है एंड क्लोजिंग है 31 मार्च 2017 को एंड 31 मार्च 2018 को दिया गया है। ठीक है, यह 39,99,990 और इसी प्रकार से क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया गया है। तो हमें क्या समझ में आया कि ये ओरिजिनल कॉस्ट बेस के ऊपर एसेट्स को हम अकाउंट बनाने वाले हैं। इसका ओपनिंग है एंड क्लोजिंग बैलेंस है। यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या बोला, during the year a machine costing rupees 2,20,000 accumulated thereon rupees 1,04,000 was sold for rupees 64,000। ठीक है, तो हमें अब इस चीज को समझना है कि कौन सी आइटम इस टॉपिक से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, कहाँ पे लिखी जाएगी, एंड जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट या फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कहाँ कहाँ आइटम्स को लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, क्या लिख लेंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और ये वाला जो अकाउंट है वो क्या बनने वाला है, टी शेप अकाउंट बनने वाला है इस प्रकार से। ठीक है बेटा, सॉरी, डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। लगे हाथ हम लोग जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है वो भी बना ही लेते हैं। मैं इधर साथ ही बना लेता हूँ इसके, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और कहीं पे क्या दिया होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए हमें समझना क्या है, कौन सी आइटम कहाँ लिखी जाएगी। अगर आप लोगों को बस इतना सा समझ में आ गया तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। और अगर आप लोग इसको देख रहे हैं तो डेप्रिसिएशन जो चैप्टर है उसका भी आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है काफी हद तक। ठीक है, तो चलिए बेटा सबसे पहले हम लोग जो भी हमारी आइटम्स क्वेश्चन में दी गई हैं उनको यहाँ पे लिख लेते हैं। ये मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है बेटा, प्लांट एंड मशीनरी कौन सा बैलेंस होता है जिनका, ये एसेट्स है तो इनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस को डेबिट एंड क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कितना आ जाएगा 39,99,990
9,990 एंड इधर क्लोजिंग यहाँ पे थोड़ा नीचे करके हम लोग लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर कुछ और भी आइटम्स आने वाली हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू बैलेंस कैरी डाउन, ये है 47,47,707। क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है, क्या बोला गया है कि हमने एक जो मशीन है उसको बेचा है, कितने में बेचा है 64,000 में। तो मैंने ये बोला था आप लोगों को डजंट मैटर कि हमारा ये प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये बाद में देखेंगे, लेकिन सेल को किधर लिखते हैं क्रेडिट साइड में। तो किस नाम से लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट में, क्योंकि मोदी जी हैं तो इसीलिए हमें बैंक में लिखनी पड़ेगी सारी आइटम को, कैश में हम लोग आइटम नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, चलिए और कौन सी चीज आ जाएगी, क्योंकि इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में सॉरी ध्यान से ये बात को ध्यान समझना, क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों अकाउंट अलग अलग दिए गए हैं, एसेट्स अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो हम ये मान के चल रहे हैं ये इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, इनको कभी भी कम करके नहीं लिखा गया। जो भी एसेट्स है कितने की है 2,20,000 की है और इसको बेचा कितने में गया 64,000 में बेचा गया है। तो कभी भी इस एसेट्स का इस अमाउंट का ओरिजिनल कॉस्ट का डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज नहीं किया गया है, उसको चार्ज हम करके रहे हैं इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर। तो अभी क्या करना होगा, इस अकाउंट से उठाकर डेप्रिसिएशन इधर लेके आना होगा। तो इसको भी मैं साथ साथ बना के चलता हूँ। तो देखिए क्या लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि ये लायबिलिटी है क्योंकि ये लायबिलिटी है तो इसका ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा क्रेडिट साइड में आएगा। कितना है जी, ये है 10,10,000 10,10,110। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 12,12,120। चलो 420 नहीं बोल दिया इन्होंने। टू बैलेंस सीडी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में एक और चीज दी गई है, ये जो मशीन है हम बेच रहे हैं इसका टोटल लाइफ का कितना है 1,04,000 है। तो आप लोगों को अगर याद हो तो जो हम मशीन को बेच रहे होते हैं, एसेट्स को बेच रहे होते हैं, उसको यहाँ पे लिखा जाता है, उसकी पूरी लाइफ का जितना भी डेप्रिसिएशन था उसको यहाँ पे लिख के इसको कम कर देते हैं और उसको उठाकर उस अकाउंट के अंदर ले जाते हैं, उसके प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में ले जाएंगे। ठीक है, तो इसका कितने की है तो इसको लिखा जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितना बेटा 1,04,000 है। ठीक है बेटा, अब सॉरी ये ज्यादा ये ज्यादा, इनका टोटल आप लोग नीचे लिख लीजिएगा एंड ये टोटल आपका है 13,16,000, ये 126 एंड 3 सही 13,16,120 और इसको इधर लिख लेंगे 13,16,120 डिडक्ट कर देंगे ये वाली अमाउंट को। ठीक है, तो हमारा जो अमाउंट आने वाली है वो आने वाली है 3,06,000 एंड 010। ये वाली अमाउंट कौन सी आ गई बेटा, ये है डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट है। ठीक है, और ये क्या है बैलेंसिंग फिगर है, ये वो वाली अमाउंट है जो इस एसेट्स अकाउंट पे मशीनरी अकाउंट पे इस साल का डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। ठीक है बेटा, तो चलिए इसको उठाकर आप इधर लेके आइए, किस नाम से बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से, क्योंकि इस मशीन के ऊपर आज तक डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया गया था, सारे का सारा चार्ज हम यहाँ पे करते रहे थे, क्योंकि आज इस एसेट्स को बेच रहे हैं तो यहाँ पे काउंट किया जाएगा 1,04,000। मशीन थी कितने की 2,20,000 की टोटल थी सर, ये खरीदी थी हमने, इसके ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन लग गया इतना एंड बेच दिया इतना। तो चलिए डेप्रिसिएशन लग गया कितना 1,04,000, मशीन रह कितने की गई होगी जी 10 में से 6 गए, सॉरी 4 गए 6 एंड इधर रह गया 1 एंड इधर रह गया 1, सही है 1,16,000 की ये अभी हमारी बोले तो मशीन है पड़ी थी
और इसको हमने बेच कितने में दिया, बहुत घाटे में बेच दिया भैया, इसको 64,000 में बेच दिया। पता नहीं कौन सा कमीशन कमाया होगा बीच में, या हो सकता है इसकी डाउन हो गई हो वैल्यू। 6 - 4 2 एंड 11 - 6 5, 52,000 का हमें लॉस हुआ है। तो लॉस किधर लिखते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सर हमेशा इधर ही लिखा जाता है क्योंकि इसको वैल्यू को पूरा करना है, क्योंकि ये जो अमाउंट है इसमें भी शो कर रही है, तो जितनी इधर से जा रही है वो इधर से भी जाएगी, ठीक है ना। तो कितना है, 52,000 है, 52,000 इधर लिखेंगे। तो ये किस नाम से लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखते हैं जी, और इसको लिखा जाता है बीइंग लॉस। क्या नीचे समझ में आ गई सर, ठीक है। अब क्या यहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगा, नहीं। बच्चे कंफ्यूज यही इसी चीज में होते हैं कि कई बार यहाँ पे उस डेप्रिसिएशन को लिख देते हैं, यहाँ पे हमें नहीं लिखना, क्योंकि इसके लिए अलग से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना हुआ है, और अभी अपने इसका टोटल करने वाले हैं, ठीक है। कौन ज्यादा, ये ज्यादा ये ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है भाई, ये ज्यादा। मैं इसका यहाँ से देख लेता हूँ, 49 लाख अमाउंट देख लेता हूँ बेटा, 67,770, और इसको उठाकर इधर लिख लेंगे हम लोग, 49,67,770, और ऊपर वाले आइटम को डिडक्ट करने के बाद में हमारा आ गया 9,67,780। तो ये अमाउंट आई, वो क्या है, टू बैंक अकाउंट। ऑब्वियस सी बात है, अगर एसेट्स अकाउंट के डेबिट में कुछ है तो इसको परचेज है, बैंक अकाउंट, और क्या आ गया ये, बीइंग परचेज। हर आइटम को हमने शो जरूर करना है कि चीज क्या है, ऐसे नहीं लिख के छोड़ देना। और ये और क्या है जी, ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है बेटा। अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, किसके ऊपर क्या पड़ने वाला है इफेक्ट, हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ऊपर। तो हम यहाँ पे ये इसी को मैं इतनी जगह में बना रहा हूँ, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, और यहाँ पे लिख रहा हूँ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है बेटा। जल्दबाजी थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो लंबी चली जाएगी इसलिए मैं जल्दी से लिख रहा हूँ इसको। अभी देखिए हमारा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को ध्यान से देखिए, कुछ परचेज है कुछ सेल है। परचेज है तो क्या लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कितना आ गया जी, ये आ गया 9,67,770, ठीक है। और ये क्योंकि परचेज है तो माइनस में है, तो उसको माइनस में लिखेंगे। 64,000 क्या है, सेल है, तो ये इधर आ जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से बिजनेस में पैसा आया होगा। डजंट मैटर कि लॉस में बिका है, पैसा तो आया ना भाई, हमें सिर्फ और सिर्फ वही देखना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हाउ मच, ये 64,000, ठीक है बेटा, ये प्लस है। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना होगा, 770, एंड इधर आ गया ये 3 O एंड 9 लाख, और ये ब्रैकेट में लिखो 9,03,770। तो ये माइनस में है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैसा लगा आप लोगों को, अपने उन सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना जिनको इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, और उन लोगों को ये बहुत ज़्यादा टफ लगता है, ठीक है बेटा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपने कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू बेटा।